Good morning, everyone. My name is Divya Mohan Mehta, vocational trainer retail, and presently posted in Government Senior Secondary School, Balla, District Kangra. So I have prepared a video on career prospects in retail. So I think during my video I should be bilingual ताकि जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को देखें उनको बेनिफिट पहुंच सके। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो रिटेल है वो आज की डेट में बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, एक उभरता हुआ सेक्टर है और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं जो भी बच्चे रिटेलिंग में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरा जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट ओनली कि जितने भी बच्चे हैं उनमें रिटेल के प्रोस्पेक्ट्स को मुझे बताना है कि क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं आज के टाइम में रिटेलिंग में। सो स्लाइड जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कंटेंट्स ऑफ वीडियो क्या क्या है। जैसे जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको अभी बताया कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वीडियो को बनाने के लिए यही है कि टू इम्पार्ट गाइडेंस अमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग करियर प्रोस्पेक्ट्स इन रिटेलिंग। अब ये यूज़फुल जो मेरा वीडियो है वो यूज़फुल होगा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर रिटेलिंग में देख रहे हैं आज की डेट में। The topics which I have covered in the video like retail meaning, importance of retailing, characteristics of retailing, functions of retailing, 6 P's of retailing, organized and unorganized retail, and last but not least career in retail management. So before starting my video I would like to clear the meaning of retail. What is retail? Retail है क्या? तो जैसे कि हम सबको पता है, हम रोज अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में रिटेल करते हैं, बाजार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। तो एक डेफिनेशन टाइप में रिटेल का मीनिंग यही हुआ कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को रिटेलर एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ग्राहक तक पहुंचाता है। अब ग्राहक तक गुड्स जो है वो मैं बोल रही हूँ कि कैसे पहुंचेंगी, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक सप्लाई चेन है जिसको फॉलो किया जाता है और जो गुड्स हैं वो जहां बन रही हैं वहां से जिन्होंने यूज करनी है वहां तक पहुंचाई जाती हैं। तो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे जो है वो गुड्स एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। जैसे यू कैन सी इन द स्लाइड सप्लाई चेन, सप्लायर इज देयर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, लॉजिस्टिक्स को हम यूज करके एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे हाउ डज द रिटेल सप्लाई चेन वर्क। अब ये जो एक सप्लाई चेन हमने पीछे स्टडी किया पिछली स्लाइड में, वो कैसे वर्क करता है। तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले आता है। मैन्युफैक्चरर्स वो व्यक्ति है जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? मशीन्स का यूज करके, रॉ मटेरियल का यूज करके, लेबर का यूज करके गुड्स को वो प्रोड्यूस करता है। सेकेंडली हम आते हैं होलसेलर्स में। मैन्युफैक्चरर के बाद आएगा होलसेलर। होलसेलर्स आर दोज पर्सन्स जो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं। और फिर उसके बाद आता है, इसको हम थोक विक्रेता भी बोलते हैं। थोक विक्रेता के बाद आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स वो व्यक्ति हैं जो एंड यूजर्स तक सामान को पहुंचाते हैं, कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाते हैं। और कैसे देंगे वो कंज्यूमर को? सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। वो कैसे सामान को बेचेंगे कंज्यूमर को? स्मॉल क्वांटिटीज में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो अब जो माल उन्होंने होलसेलर से खरीदा है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। और लास्ट में हमारा आता है सप्लाई चेन के लास्ट में जो है वो आएगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स आर द एंड यूजर्स। जो ये एंड यूजर्स हैं ये अंतिम उपभोक्ता होते हैं जो कि गुड्स को खरीदते हैं। इसके बाद गुड्स जो है वो आगे किसी को भी सेल नहीं की जाती। तो ये एक हमारा पूरा सप्लाई चेन है जिसमें हमने देखा कि ये कैसे फॉलो किया जाता है। फर्स्टली मैन्युफैक्चरर विल कम, देन होलसेलर, देन रिटेलर, एंड इन द लास्ट कंज्यूमर्स विल कम हु कंज्यूम द फाइनली गुड्स। सो लास्ट में नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। नंबर 1 इज डायरेक्ट कंटेक्ट विद द कस्टमर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रिटेलर जो है वो एंड यूजर तक सामान को पहुंचाएगा। तो मीन्स कि कस्टमर और रिटेलर का क्या हो रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट कंटेक्ट हो रहा है, वो सीधा संपर्क कर रहा है। रिटेलर कंज्यूमर के साथ सीधे संपर्क में आता है वो। और इसकी विशेषता इसलिए है ये क्योंकि उससे क्या होता है, जब रिटेलर कस्टमर के साथ डायरेक्ट बात करेगा तो वो उसको हेल्प करता है कोई भी चीज की को चूज करने में, उसको पसंद नापसंद करवाने में वो उसकी हेल्प करता है। तो जब वो हेल्प करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, तो सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि रिलेशनशिप विद कस्टमर।
तो ऑब्वियसली जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है कस्टमर के साथ, तो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है। फिर जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है दैट इज स्टॉक स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। अब रिटेलर के पास उतना ही स्पेस है तो रिटेल आउटलेट में, तो वो स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को रखता है और उसको स्मॉल क्वांटिटीज में आगे कस्टमर को वो रूटीन में बेचता रहता है। फिर कस्टमर को क्या करना, रिटेलर को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का स्टॉक रखना पड़ता है। अब सिंपल सा मैं डे टू डे रूटीन का एग्जांपल लूं तो मान लो आपको टूथपेस्ट ही खरीदना है, तो कोई बबूल का टूथपेस्ट करता है, कोई मिसवाक करता है, कोई कोलगेट करता है, कोई पेप्सोडेंट करता है। तो रिटेलर को अब हर एक ग्राहक को खुश करना है, उसको किसी भी ग्राहक को अपनी शॉप से नहीं जाने देना है बिना सामान खरीदे। तो उसको हर एक तरह का प्रोडक्ट अपनी शॉप पे रखना पड़ता है, हर एक तरह का ब्रांड उसको जहां तक पॉसिबल हो उसको रखना पड़ता है। फिर उसके पास क्या है कि लिमिटेड स्पेस होता है। अगर रिटेलर के पास रिटेल शॉप में लिमिटेड स्पेस है शेल्फ्स में, तो उसको उसी हिसाब से अपने सामान को डिस्प्ले करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान जो है वो डिस्प्ले में ही आ जाए और कस्टमर जैसे शॉप पे एंटर करे तो वो अपनी चॉइस ऑफ गुड्स को वो चूज कर सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रिटेल स्टोर करेक्टरिस्टिक्स। अब रिटेल स्टोर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे मैंने 4 तरह के स्टोर लिए हैं। बहुत ज्यादा टाइप के स्टोर्स होते हैं, रिटेल आउटलेट होते हैं। तो आई हैव टेकन डिपार्टमेंट स्टोर, सुपरमार्केट, स्पेशलिटी स्टोर एंड कन्वीनियंस स्टोर। अब डिपार्टमेंट स्टोर वो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो एक ही तरह का अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको एक बिल्डिंग में एक डिपार्टमेंट में एक तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट स्टोर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स मीन्स की जो प्रोडक्ट की वैरायटी है, प्रोडक्ट की डेप्थ है, लेंथ है, विड्थ है, वो जो है वो यहाँ पे ब्रॉड होगी और जो प्राइस है वो डिपार्टमेंट स्टोर में भी हाई रहेगा प्रोडक्ट्स का। अगर हम सुपरमार्केट की बात करें तो सुपरमार्केट्स आर दोज मार्केट्स जहां पे आपको हर एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट मिक्स भी ब्रॉड रहेगा बट प्राइसेस वहां पे लो रहेंगे। बात करते हैं स्पेशलिटी स्टोर की। स्पेशलिटी स्टोर्स आर दो स्टोर्स जहां पे आपको स्पेशल थिंग्स मिलती हैं जो यूजुअली नॉर्मल शॉप्स में आपको नहीं मिलेंगी, जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, जैसे कार्स का शोरूम्स वगैरह हो गए। तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मिक्स जो है वो नैरो मिलेगी, वैरायटी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी और प्राइसेस भी हाई होंगे। जबकि हम कन्वीनियंस स्टोर की बात करें तो कन्वीनियंस स्टोर्स आर दो स्टोर्स जहां आपको सुविधाजनक वस्तुएं मिलती हैं, आपके रोजाना की यूज की वस्तुएं आपको मिलती हैं। तो वहां पे प्रोडक्ट मिक्स भी नैरो होगा और जो आपका प्राइसेस है वो भी लो रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। So there are lot of functions of retailing like storing, breaking bulk, channel of communication, marketing। अब storing जो है वो बहुत एक बड़ा जो है वो retailing का function है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो रिटेलर स्टोर करके रख ले गुड्स को और स्मॉल क्वांटिटीज में आगे वो कंज्यूमर को गुड्स को बेचता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब बल्क को ब्रेक करता है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि स्टॉक रखा है तो उसको ब्रेक किया जा रहा है, मीन्स कि उसको सेल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है बहुत मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिटेलिंग का, दैट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका रिटेलर है वो एक बहुत बड़ा चैनल ऑफ कम्युनिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक मीडिएटर है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, सप्लाई चेन में हमने देखा कि मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है बट जो यूजर है वो कहीं और है, वो एंड यूजर कहीं और बैठे हैं। तो जब जो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो रिटेलिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो आगे कंपनी तक वो पहुंचाता है। तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, ये कम्युनिकेटर का काम कर रहा है रिटेलिंग। किस किस के बीच में? कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है रिटेलिंग में। विदाउट मार्केटिंग रिटेलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि मार्केटिंग के ही थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को लोगों में नोन बनाते हैं, उनको बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट की फीचर्स हैं। तो वो हम सब मार्केटिंग के थ्रू करेंगे तभी रिटेलिंग जो है वो हमारी पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि
रिटेल में आपका ये आप इससे देख सकते हैं, ये मैंने सारी रिटेल स्टोर्स की पिक्स स्लाइड में लगा रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सामान को डिस्प्ले किया गया है, कैसे कैसे सामान शेल्फ्स में रखा गया है, जिसमें लोग आते हैं, देखते हैं सामान को, अपने अपना जो जो सामान उनको चाहिए उनको खरीदते हैं और एंड में बिलिंग करवा के वो अपने अपने घर जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका 6 पीस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पीस ये मार्केटिंग के पीस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको परफॉर्म किए बिना रिटेलिंग पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल। अब जो आपका सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको कंज्यूमर तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। अब उसके बाद जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, नेक्स्ट पी आपका आता है प्रमोशन। अब जब प्रोडक्ट बन गया है तो बना तो कंपनी कहीं और रही है, बट उसको यूज करने वाले कहीं और है, तो प्रमोट करके उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नोन बनाया जाता है लोगों में। तो वो प्रमोट कैसे करेंगे उसको? प्रमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू। आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, ये सब करके आप जो है वो पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। तो आप करके अपने प्रोडक्ट को नोन बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया प्लेस। अब आपको अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। जब वो लोगों में नोन हो गया तो अब आपको उसको बेचना है। अब उसको कहाँ रखा जाए, कहाँ उसको बेचा जाए? अब सिंपल सा एग्जांपल अगर लूँ, अगर आप मान लो वुलन क्लोथ्स बना रहे हैं, तो अगर आप वुलन क्लोथ्स का रिटेल आउटलेट ऐसी जगह खोल देते हैं जहाँ समर्स हैं, जहाँ गर्मियाँ ही रहती हैं, तो वहां आपके रिटेल आउटलेट का कोई मतलब नहीं है, वहां आपकी सेल बिल्कुल जीरो होगी। बट अगर हाँ वही वुलन क्लोथ्स का रिटेल आउटलेट आप कहीं ऐसी जगह खोलें जहाँ विंटर्स हैं, जहाँ सर्दियां हैं, लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत है, तो ऑब्वियसली वहाँ रिटेल आउटलेट बहुत अच्छा रन होगा और काफी हैंडसम प्रॉफिट होंगे। तो नेक्स्ट आ गया अब आपका प्राइस। अब जब आपको प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्राइस फिक्स करना पड़ता है। तो प्राइस कैसे फिक्स होगा? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से आप प्राइस को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रेजेंटेशन। अब आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। तो अब आजकल आपको पता है नॉन स्टोर रिटेलिंग हो रही है, मींस कि लोग अगर लोगों के पास अगर टाइम नहीं है रिटेल स्टोर में जाने का, तो वो घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। और घर बैठे शॉपिंग करना जो है वो आजकल की डेट में बहुत सिंपल सी बात हो गई है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को इनकरेज कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द साइट्स लाइक जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जबोंग हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारी साइट्स हैं जो आजकल की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग को फैसिलिटेट कर रही हैं। तो आपको उनको अपने प्रोडक्ट को उन साइट्स पे प्रेजेंट करना है अगर आप नॉन स्टोर रिटेलिंग में भी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल। अगर आप स्टोर रिटेलिंग करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेके जो आपने बनाया है, तो आपको पीपल की जरूरत है, पर्सनल की जरूरत है। अब वो पर्सन्स कौन होंगे? वो आपके सेल्स पीपल हो सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को लोगों में नोन बनाएंगे और लोगों तक उसको पहुंचाएंगे, उसको बेचेंगे। तो दीज आर द 6 पीस जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी रिटेलिंग में। नेक्स्ट आता है रिटेल इंडस्ट्री। डिवाइड कर दी गई है 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा रिटेल सेक्टर है वो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है आज की डेट में। बट ऐसा नहीं है कि जो रिटेलिंग है वो आज ही होने लगी है। रिटेलिंग बहुत ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, बहुत सालों से ये चीज चलती आ रही है। बट हाँ, पहले थोड़ा लो लेवल पर हुआ करती थी, आजकल थोड़ा हाई लेवल पे है। अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग आ गई है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग वो रिटेलिंग है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जिसमें जो आपके वर्कर्स हैं उनको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलता है, मीन्स फिक्स सैलरी मिलती है, उनके फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ फॉलो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें जो टोटली ऑपोजिट है, इट्स टोटली ऑपोजिट टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे। वहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, वो एक खुद भी या 1-2 बंदों को और लेके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जैसे वेजिटेबल शॉप हो गई, करियाना शॉप हो गई, तो वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब मैं यहाँ देखो, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल वो रिटेल है, ये देखो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में डील कर रही हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के एग्जाम्पल्स हैं।
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि जैसे ये शॉप्स मैंने पिक्स लगा रखी हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डील कर रहे हैं। मतलब जो रोजमर्रा की अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई 1 या 2 पर्सन मिलके उस शॉप को, पर्टिकुलर शॉप को रन कर रहे हैं। तो जो मेन डिफरेंस हुआ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, वो यही हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आप प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और सबको फिक्स सैलरी मिल रही है, सबके फिक्स वर्किंग आवर्स हैं। बट और अनऑर्गेनाइज्ड इज टोटली ऑपोजिट। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा वर्कर्स भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन भी नहीं है और ऑब्वियसली वहाँ कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं है, क्योंकि वो एक ही पर्सन है, तो वो जब चाहे वो शॉप को क्लोज कर सकता है, जब चाहे वो शॉप को ओपन कर सकता है। वो उसकी चॉइस पे, उसकी विलिंग पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, करियर इन रिटेल मैनेजमेंट। तो जिस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो यही है कि अब मैं ओवरऑल आपने रिटेलिंग के बारे में पता कर लिया कि रिटेलिंग क्या है, क्या उसकी फीचर्स हैं, कैसे कैसे रिटेलिंग होती है, कौन कौन से सेक्टर्स में रिटेलिंग हो रही है। तो अब जो करियर है वो रिटेल मैनेजमेंट में कैसा है। तो आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं या फिर जो पढ़ना चाह रहे हैं या जो पढ़ बैठे हैं इस सब्जेक्ट को, वो कहाँ अपना फ्यूचर देख सकते हैं, वो कहाँ अपना करियर इस सेक्टर में देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है और आज की डेट में बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की अपार संभावनाएं हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 12th के बाद जो है वो बच्चा अगर कोई आगे लीडिंग कोर्स करना चाहता है इस सेक्टर में, तो 6 मंथ्स का वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, 1 ईयर का वो डिप्लोमा कर सकता है रिटेल मैनेजमेंट में। रिटेल में वो BSc कर सकता है 3 इयर्स की, MBA कर सकता है वो इंटीग्रेटेड डिग्री। अगर +2 के बाद इंटीग्रेटेड डिग्री करनी है तो वो 5 इयर्स की होगी, और अगर ग्रेजुएशन के बाद MBA करना है रिटेल मैनेजमेंट में तो दैट विल बी ऑफ 2 इयर्स। आप आगे BSc इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, MSc इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो दीज आर द कोर्सेज विच कैन बी परस्यू आफ्टर 12th। बच्चा जब अपनी 12th कंप्लीट कर देता है और रिटेल मैनेजमेंट में अपना फ्यूचर देखना चाह रहा है तो दीज आर द कोर्सेज जो कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कर सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी, अगर बच्चा +2 के बाद जाता है किसी भी कोर्स को करने के लिए, तो उसको कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो दैट स्टूडेंट शुड हैव द डिग्री ऑफ 12th क्लास। उसके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और PG कोर्स अगर वो करना चाहता है तो जो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट शुड बी क्वालिफाई हिज और हर बैचलर डिग्री, मीन्स उसके पास बैचलर्स होनी चाहिए अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। अब आगे एडमिशन अगर आपको लेना है तो 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वेदर इट इज आर्ट्स, इट्स कॉमर्स और इट्स साइंस। You should have 50% marks in your +2 and अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद MBA करने के लिए जाना है तो आपके जो ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन कैन बी इन एनी स्ट्रीम लाइक BSc, BA, BCom, किसी में भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं जब अगर आपको MBA रिटेल मैनेजमेंट में करना है। अब नेक्स्ट हम बात करें सैलरी एंड रेम्यूनरेशन की। तो सैलरी और रेम्यूनरेशन जो है वो एक फ्रेशर को मिलता है अगर वो जस्ट अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद जा रहा है तो वो सेल एग्जीक्यूटिव बन रहा है, और वो सेल एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो 2 to 3 लाख पर एनम हो सकती है। सालाना उसको 2 से 3 लाख रुपया मिल सकता है। हाँ, सैलरी में हाइक होगी बट वो हाइक अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होगी। अगर देखो स्टूडेंट 12th के बाद ही चला जा रहा है, रिटेल सेक्टर में एंटर हो रहा है, तो उसको सैलरी थोड़ी कम होगी और हाइक भी उसको थोड़ी कम होगी और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन होगी। बट यही अगर स्टूडेंट अपना MBA कंप्लीट करके रिटेल मैनेजमेंट में एंटर कर रहा है तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी और उसको हाइक भी जल्दी मिलेगा और उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट जल्दी लगता जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कि आप कौन कौन से कोर्सेज में आप जा सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं और कितना आपको सैलरी और रेम्यूनरेशन मिल सकता है।
अब आ गया नेक्स्ट, व्हाट आर द जॉब रोल्स। क्या क्या जॉब रोल्स हैं, तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि रिटेल मैनेजर आप बन सकते हैं, स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, रिटेल बायर आप बन सकते हैं, मर्केंडाइजर आप बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूटर जॉब रोल इज देयर, देन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेयर हाउस मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, image promoter, merchandise manager and department manager. So these are the job roles जिनके लिए the students is eligible after completing their 12th, after completing their graduation or after completing their post graduation. तो इन job roles के लिए कोई बच्चा जो है वो eligible हो जाता है after completing his or her studies in retail subject. So this is all about my video, and I think it is useful for the students who are seeking their career in retail management. So I hope you all will like my video. Thank you very much. Have a nice day.